चैप्टर 11 नेट। मंडे 1 अक्टूबर। केस की वजह से अब माहौल बिगड़ने लगा था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया। मैंने मेरे सभी पोटेंशियल बायर्स को मना कर दिया कि अब मैं कुछ दिन इन सब से दूर रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने घर जाके ब्राउनिन को कॉल लगाया। पहले तो कुछ देर हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रही, लेकिन फिर हमने हमारे बचपन के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वो पार्टी मुझे भी याद थी, क्योंकि वो आखिरी बार था जब हमारे बीच कोई बात हुई थी। उसके बाद तो सीधा हम इस इंसिडेंट के बाद ही बात करने लगे हैं। हम बचपन में स्कूल में साथ ही थे, लेकिन फिर मेरे डैड ने मेरा स्कूल चेंज करा दिया, क्योंकि वो अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से मेरी स्कूल फीस नहीं भर पा रहे थे। उसके बाद हमारे बीच में कुछ कन्फेशंस हुए, जैसे कि हाँ, मैं प्रोबेशन पे हूँ, और प्रोबेशन पे होने के बावजूद भी मैं बैंड सब्सटेंसेस बेचता हूँ, लेकिन मैंने साइमन के कप में पेनेटॉल नहीं मिलाया। हाँ, मैंने भी चीटिंग करी है, लेकिन मैंने भी साइमन के कप में पेनेटॉल नहीं मिलाया था। कन्फेस तो हम दोनों ने किया था, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज़ से लगता है कि शायद ब्राउनिन अभी भी अपने गिल्ट वाले मोड में ही है। अभी हम आपस में बातें कर ही रहे थे कि जब मेरे ओरिजिनल फ़ोन पे एम्बर का टेक्स्ट आया। एम्बर, जिससे मैं ऐसे ही किसी पार्टी में मिला था जहाँ मैं कुछ सामान डिलीवर करने गया था। मैंने उस टेक्स्ट को इग्नोर किया और ब्राउनिन से बातें करना जारी रखा। ब्राउनिन बता रही थी कि इन सब से कैसे उसके मम्मी पापा की बनाई हुई सोशल इमेज इफ़ेक्ट हो रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैड का बिज़नेस ख़राब हो या लोग उनको उनकी बेटी के बुरे कामों की वजह से याद करें। उसकी बातों से लग रहा था कि शायद वो खुद से ज़्यादा अपने मम्मी पापा को लेके कंसर्न है इस मैटर में। ऐसे ही बातों बातों में उसने मुझे बताया कि स्कूल टाइम पे उसका क्रश हुआ करता था मैं, जिसके बाद हमारी कन्वर्सेशंस थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और हमने फ़ोन कट कर दिया। एडी, वेंसडे 3 अक्टूबर। मेरी ज़िंदगी में सुकून का एक भी पल बाकी नहीं रह गया है। जिस दिन से वो सब हुआ है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल ही हुआ पड़ा है। घर पे मेरी मॉम मुझ पर होने वाले खर्चे के बारे में बातें कर करके सारा घर अपने सिर पर उठाए रहती है। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन एस्टन की वजह से मुझे ज़बरदस्ती स्कूल जाना पड़ता है। जैक को अब मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल हो चुकी है कि अब तो मैं मेरे एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठाने लगी हूँ। एस्टन ने आज भी वही करा जो वो हमेशा करती है। उसने मुझे ज़बरदस्ती बेड से उठाया और मुझे स्कूल ड्रॉप करने ले गई। उसने सारे रास्ते मुझे बूस्टअप करने का ट्राई करा। मुझे ड्रॉप करते हुए भी वो ऐसा ही कुछ कह रही थी, जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया और स्कूल में चली गई। मैंने स्कूल में शीशा देखा तो रियलाइज़ करा कि अब मैं पहले जैसे नहीं लग रही हूँ। मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं खुद अपने आप को आईने में नहीं पहचान पा रही थी। लेकिन स्कूल में कोई और भी था जिसकी हालत देखने में मुझसे भी ज़्यादा बदतर थी। वो थी जेनी। उसे देख के लगता था कि शायद उसने 10 पाउंड्स वेट लूज़ कर लिया होगा साइमन के जाने के बाद से। मैं उसमें खुद को देख पा रही थी। मैं ऑलरेडी डिप्रेस थी, इसलिए मैंने उससे अपना ध्यान हटा लिया और हॉलवे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं लॉकर्स के पास मुझे जैक मिला। मैंने सोचा शायद उसने मुझे माफ़ कर दिया हो, इसलिए मैंने उससे बात करी, लेकिन जैसे उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसने मुझे बहुत रूड रिप्लाई दिया। मैं हॉलवे में सबके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ पहुँच मैंने अपना आपा खो दिया और ख़ुद को बाथरूम में लॉक करके रोने लगी। मैंने जब वापस होश संभाला तब तक 3rd पीरियड लग चुका था। मैंने तबीयत ख़राब होने का बहाना लगा के बाकी क्लासेस से भी छुट्टी ली और नर्स के ऑफिस चली गई। लेकिन वहाँ जाके भी लोगों की निगाहें जैसे मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं एपिपेन्स की चोरी की भी प्राइम सस्पेक्ट हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरा यहाँ नहीं होना ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मैं घर जाने के लिए निकली। मैं अभी हॉलवे में ही थी कि तभी मैं टीजे से मिली, जिसका मुंह अभी भी जैक की मार के कारण सूजा हुआ था। टीजे मुझे देख के अपनी सफाई देने लगा। मुझे नहीं पता एडी ये सब कैसे हुआ। मैंने जैक को कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन करो, वो मैं नहीं था। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे पता था ऐसा करने का अंजाम क्या होगा। जैसा कि तुम देख सकती हो जैक ने मेरा क्या हाल करा है। मैं इस वक्त टीजे के अपॉलॉजीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, तो वो था कि साइमन को आखिर पता कैसे चला हमारे बारे में। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और टीजे की बातों से लगता है कि उसने भी किसी से कुछ नहीं कहा होगा। तो फिर ये बात आखिर साइमन के कानों तक पहुंची कैसे? तभी टीजे बोला,
हम लोग उस दिन बीच पे साथ थे, तो हो सकता है कि साइमन ने बस हमें साथ देख के कुछ रैंडम अजम्पशंस लगाए हों कि हमारे बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है, और उसके पास असल में कोई प्रूफ हो ही ना इन सब का। टीजे के इतना कहते ही मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। तभी मुझे याद आया कि साइमन ने भी अपनी पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिससे कुछ डायरेक्ट पता चलता हो हमारे बारे में। वो तो बस ऐसा दिखा रहा था कि हमारे बीच में शायद कुछ है। ये बात पता चलते ही मुझे अफसोस होने लगा कि शायद मैंने ही जैक को ओवर कन्फेस कर दिया। शायद मुझे उसे इतना भी सच नहीं बताना चाहिए था। मेरी इस गलती की वजह से सब लोग मुझसे अब नफरत करते हैं। इस सिचुएशन में कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। सब लोग जैक के ही तरफ हैं। कल तक जो मेरे दोस्त थे, आज वो सब मेरे ही खिलाफ खड़े हैं। मैं भूल गई कि ये बात मैंने मेरे मन में नहीं बल्कि टीजे के सामने कह दी थी। मेरी बात सुनने के बाद उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। हम इसमें एक साथ हैं, डरो नहीं।